डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बिहार में किसान आंदोलन और स्वामी सहजानंद की भूमिका। मैं एक प्रारूप बताना चाहूँगा आपको और आप देखेंगे कि ये 6 बिंदुओं के माध्यम से बिहार में किसान आंदोलन की एक समग्र समझ विकसित की जा सकती है। आइए हम देखते हैं भूमिका। चंपारण में किसान आंदोलन की शुरुआत, दरभंगा राज की इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में भूमिका, किसान सभा का गठन और स्वामी सहजानंद की भूमिका। साथ में हम इसकी समीक्षा और इसके प्रभावों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूमिका के तौर पर अगर देखें तो जब 20वीं शताब्दी की बात की जाती है तो औपनिवेशिक शोषण सबसे बड़ा एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दा होता है। लेकिन औपनिवेशिक शोषण के इस इतिहास में जैसे ही कुटीर उद्योगों का पतन होता है और बागान मालिकों का अत्याचार बढ़ने लगता है, तो किसानों को अपने जमीन से बेदखल होना पड़ता है, भूमिहीन हो जाते हैं, जिसके चलते किसानों को मजदूर होना पड़ता है। आर्थिक शोषण के इस परिवेश में लोग ब्रिटिश आर्थिक शोषण के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं और किसानों द्वारा जो किसान आंदोलन होता है, जो विद्रोह होता है, उसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। अर्थात ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध किसानों की एक प्रतिक्रिया के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम चंपारण सत्याग्रह की तरफ देखें तो वस्तुतः ये किसान आंदोलन था। आप सभी विज्ञ होंगे कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा थी। तिनकठिया अर्थात 20 कट्ठे में 3 कट्ठा नील की खेती किया जाता था। परंतु 1917 में जब महात्मा गांधी आए थे, उस समय आपको ये जान लेना युक्तियुक्त होगा कि 1916 में ही जर्मनी के द्वारा सिंथेटिक इंडिगो का उत्पादन शुरू हो गया था और इसके चलते अंग्रेजों को व्यापार में नुकसान हो रहा था। तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, अपने इस व्यापार में नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों से कंपेंसेशन की मांग की और इस तरह से राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को आमंत्रित करते हैं और चंपारण में महात्मा गांधी का जो आंदोलन होता है उसके तहत एक एग्रेरियन एक्ट बनता है और जो कंपेंसेशन किसानों ने अंग्रेजों को दे दिया था उसका 25% वापस करने की बात की जाती है। हालांकि ऐसा कहा जाता था कि इट वाज अ पीरियड when the whole चंपारण was black with the peasants, और एक ऐसा समय था कि जब महात्मा गांधी चाहते तो 100% मुआवजा वापस आ सकता था, परंतु महात्मा गांधी ने ये सोचा कि इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट द ब्रिटिशर्स सरेंडर्ड पार्ट ऑफ मनी एंड पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। तो इस तरह से चंपारण का यंग किसानों के नाम होता है। किसान ये आंदोलन जीतते हैं और यहीं से ओवरनाइट हीरो बन जाते हैं। महात्मा गांधी चैंपियन बन जाते हैं और वो चैंपियन बनने का इतिहास वहाँ के किसानों को जाता है। आगे चल के जब हम देखते हैं तो इसी चंपारण से प्रेरणा लेकर दरभंगा राज द्वारा जून 1919 में लगान के विरुद्ध आंदोलन शुरू होता है। ये आंदोलन मधुबनी में शुरू होता है। आगे चल के हम लोग इसको देखेंगे मैप में भी कि मधुबनी से दरभंगा राज की जो आंदोलन होती है लगान के विरुद्ध, वो शुरुआत होती है और ये धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर में फैल जाता है। दरभंगा के जो राजा थे उनके द्वारा एक प्रांतीय सभा का भी गठन होता है और उसके बाद कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और धीरे धीरे दरभंगा राज के द्वारा कुछ मांगों को स्वीकार करने के उपरांत वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं कि किसान सभा का गठन जो है किस तरीके से एक नया आयाम लाता है किसान आंदोलन में। किसानों को संगठित करने का पहला प्रयास 1922-23 में मुंगेर में किया गया था और ये जो किसान सभा का गठन हुआ था और वो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था। फिल्म्स में कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। बस कुछ डेट लाइन्स आपको याद रखना चाहिए। आप देखेंगे
कि ये जो 4 मार्च 1928 है, ये बिहटा जो पटना के पास है, वहाँ पे किसान सभा का गठन औपचारिक रूप से कर लिया जाता है और इसके बाद इसकी गतिविधियां बढ़ती ही जाती है। कभी भी पीछे मुड़कर कभी देखने का प्रयास नहीं किया हमारे किसानों ने और नेतृत्व के आधार पर जो स्वामी सहजानंद की भूमिका थी, वह एक बहुत ही बड़ी, मतलब किसानों के मसीहा के रूप में, किसानों के भगवान के रूप में स्वामी सहजानंद की भूमिका को देखा जा सकता है। 1929 तक ये जो गतिविधियां होती हैं काफ़ी तेज हो जाती हैं। बहुत सारे सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इसी बीच में पटेल के द्वारा बिहार की यात्रा की जाती है, इससे और किसानों में उत्साह बढ़ जाता है और इसकी जो मुख्य मांगे थी वह नहर शुल्क में कमी करना, मालगुजारी में कमी करना, भ्रष्टाचार को मिटा देना, ये सारी चीज़ें थीं। तो स्वामी सहजानंद की जो भूमिका है उसको हम लोग ब्रिटिश आर्थिक नीति की एक प्रतिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। हमें ये ज्ञात है कि ब्रिटिश आर्थिक नीति से सर्वाधिक रूप से अगर कोई प्रभावित हुआ तो वह किसान प्रभावित हुए और जमींदारों द्वारा ऊपर से इनका शोषण किया जा रहा था। तो ये इसकी प्रतिक्रिया के रूप में किसान विद्रोह होता है। हमने अभी आपको बताया कि 4 मार्च 1928 को बिहटा में किसान सभा का औपचारिक गठन होता है और इसके चलते किसानों की जन चेतना में वृद्धि होती है और 1933 में एक जांच समिति का भी गठन होता है जिसमें किसानों पर हो रहे अत्याचार को दर्शाया जाता है। 1934 में जब बिहार में भूकंप आया था तो इस भूकंप से स्वामी सहजानंद काफी आह्लादित थे और भूकंप का केंद्र मुंगेर ही था। जान माल की काफी क्षति हुई थी, उससे किसान बहुत प्रभावित हुए थे। सहजानंद सरस्वती जो थे वो राहत कार्य में लगे हुए थे। जमींदारों द्वारा किसानों से लगान वसूल किया जा रहा था इस विपरीत परिस्थितियों में भी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी को इसके बारे में जानकारी तक नहीं थी और पटना का जो पीली कोठी था वह एक रिलीफ कमेटी का दफ्तर बना हुआ था। गांधी जी जब पटना आते थे तो इसी पीली कोठी में आते थे। तो स्वामी सहजानंद महात्मा गांधी से मिलने के लिए पटना गए। उनका उद्देश्य था कि जब हम महात्मा गांधी से मिलेंगे तो महात्मा गांधी उनको काफ़ी मदद करेंगे, परंतु उनको काफ़ी निराशा हाथ लगी जब महात्मा गांधी ने ये कहा कि मैं तो इस भूकंप से अनभिज्ञ हूँ, फिर भी मैं दरभंगा महाराज से इसके बारे में बात करूँगा, मैं उनसे सहायता मांगूंगा। मतलब ये सुन के काफ़ी विपरीत प्रतिक्रिया हुई। स्वामी जी काफ़ी प्रकंपित हुए, आग बबूला हो गया और मतलब गांधी जी को कुछ करी-खोटी सुनाते हुए वो वहाँ से चल गए थे। वो इस उम्मीद से गए थे कि महात्मा गांधी उनको मदद करेंगे और इस आंदोलन में अन्य आंदोलनों की तरह बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। परंतु वहाँ से उनको निराशा हाथ लगी। ये संघर्ष करना जानते थे और वो वहाँ जाकर भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1933 में भी जो जांच कमेटी बैठी हुई थी, इसके बारे में मैंने बताया आपको कि इसमें भी किसानों की समस्याओं को दिखाया गया था। 1934 में जो भूकंप था बिहार में, इसमें भी किसानों को जो नुकसान पहुंचा था उनको क्षतिपूर्ति के लिए स्वामी सहजानंद ने प्रयास किया। उसी क्रम में वो गांधी जी से मिलने भी गए थे। 1936 में उन्होंने किसानों की समस्या को अखिल भारतीय समस्या बताने के लिए उन्होंने 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था और अखिल भारतीय कांग्रेस से तालमेल बिठाने का भरपूर प्रयास किया था। यह वह समय था कि नेहरू जी ने भी इसकी सराहना की थी और सहयोग करने का वचन दिया था। परंतु 1937 का जो चुनाव था उसमें किसानों के मुद्दे को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में किसानों का जो मुद्दा था वो काफी सक्रिय हो चुका था, परंतु ऐसा हुआ नहीं और ऐसा नहीं होने का कारण ये था कि उनके जो मुद्दे थे 1937 के बाद जब ये जो नेतृत्व दिया गया
यहाँ के जो केंद्रीय नेतृत्व नहीं बल्कि राज्यों को जो था वो नेतृत्व दिया गया कि इस तरह के जो कार्य होंगे वह राज्य नेतृत्व को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को नहीं। परंतु यह मात्र चुनावी घोषणा बनकर रह गया, क्योंकि जब इसको लागू करने की बात आई तो उस समय कांग्रेस में फ्यूडल प्रकृति के, जो सामंतवादी प्रकृति के जो लोग थे, जो जमींदार प्रकृति के लोग थे, उन्होंने किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया और इसके कारण जो असंतोष पैदा हुआ, उसके चलते कांग्रेस के द्वारा चंपारण, सारण, मुंगेर में जो कांग्रेस की समितियों ने अपने सदस्यों को किसान सभा के जुलूसों में भाग लेने से रोक दिया। इससे काफ़ी असंतोष हुआ स्वामी सहजानंद को और उन्होंने अप्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता अपनाया। आप देख सकते हैं कि बढ़िया टाल में जमींदारी उन्मूलन के लिए आंदोलन शुरू हुआ था और ये जो आंदोलन था, जो बढ़िया टाल में शुरू हुआ था, तो ये जो आंदोलन, इसमें कार्यानंद शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये जो उदासीन रवैया था, उससे स्वामी सहजानंद काफ़ी निराश हुए और उससे प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और साम्यवादी दल की ओर झुके और इसके चलते क्या हुआ कि आंदोलन का जो स्वरूप था और जुझारू हो गया। हम देख सकते हैं कि 1938 में पटना में जो प्रदर्शन हुआ था, वह 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे प्रदर्शन किए थे। पुनः 1945 में जब कांग्रेस का आंदोलन शुरू हुआ, तो ये तब तक जारी रहा जब तक आज़ादी के बाद जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं कर दिया गया। तो जब हम समीक्षा की बात करेंगे तो देखेंगे कि आंदोलन इतना मजबूत रहा कि उसके कुछ प्रभाव हुए थे और उन प्रभावों में हम देख सकते हैं कि उसी के चलते समय समय पर किसानों के जो मुद्दे थे उनको राहत दिया गया और आज भी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उसमें किसानों को राहत दिया जाता है। 1948 में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने जब लाया तो उनका ही प्रेशर था। गांधी जी को यहाँ तक मजबूर होना पड़ा था कि उन्होंने कहा कि जो ज़मीन है वो ज़मीन किसकी है, ज़मीन जोतने वालों की है। आप ये भी देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से जिसकी शुरुआत हुई थी, उस पर कृषि को महत्वपूर्ण उस पर बल दिया गया था। यह किसान आंदोलन का ही एक प्रभाव था। आज भी हम देख सकते हैं कि किसान आंदोलन का प्रभाव से सरकारी नीतियों पर भी परिवर्तन होता है। किसानों के हितों के लिए सरकार को भी झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा कि अशोक दलवाई समिति द्वारा किसानों के आय दुगुनी की बात की गई थी, जो 2022-23 तक किसानों के आय दुगुनी के लिए सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया था। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर यूरिया के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। तो हम ये देखेंगे कि प्रभाव के तौर पर स्वामी सहजानंद का प्रभाव इतना बड़ा था कि वो समाजवादी और कांग्रेस के पुराने शीर्ष नेता लोग भी आकर इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में शामिल हो गए। वो जो शीर्ष नेता थे, जो समाजवादी और कांग्रेस के पुराने नेता थे, एमजी रंगा, कार्यानंद शर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांस्कृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, भीष्म साहनी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये लोग भी किसान आंदोलन में जब शामिल होते हैं तो स्वामी सहजानंद की जो भूमिका है ना, वो